हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज मेरे साथ है आदित्य गोयल. ही इज फ्रॉम दिल्ली, ए रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, एंड ही हैज स्कोर्ड ए रैंक ऑफ 10,599 ऑल इंडिया रैंक. एंड डेफिनेटली ही इज गोइंग टू गेट सम गुड कॉलेज, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम दिल्ली, या फिर कोई ना कोई जो ऑल इंडिया कोटे से उनको मिलेगा कॉलेज, पेरिफेरल कॉलेज कोई ना कोई उनको मिलेगा. सो आदित्य, सिलेक्ट होके कैसा लग रहा है यार? Sir, कैसा I'm लगा, very happy, sir. है ना? Yes, और sir. दिस वॉज योर फर्स्ट ड्रॉप, राइट? पहले ड्रॉप में Yes, sir. तुमने किया. सो आदित्य, जैसे पिछले बार तुमने 12th के साथ दिया था, तो तुम्हारा स्कोर कितना था इन Sir, 2025? so, sir, in my first attempt, I have scored 469 marks, and all हाँ. India rank was 95,000. ओके, तो 469 मार्क्स मतलब तुम अपनी कट ऑफ से अप्रोक्सीमेटली 55-60 मार्क्स दूर थे, है ना, Yes, फॉर sir. ऑल इंडिया कट ऑफ. Yes, sir. सो इन दैट कंपैरिजन तुमने पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार कम से कम 130 मार्क्स का इंप्रूवमेंट किया. दैट्स ए ह्यूज स्कोर, है ना, Yes, sir. ह्यूज जंप, क्योंकि उतने ही टफ लेवल का पेपर आया था. Yes, और sir. तुम्हारा जैसे नीट में जो 3 में वाला पेपर हुआ था, उसमें क्या स्कोर था? Sir, third May, I have scored 648 plus minus 5. ओके, तो उसमें भी तुम सेलेक्ट हो रहे थे, तो तुम यहाँ पर भी तुमने स्कोर डिप ही हुआ है क्योंकि पेपर टफ था, है Yes, ना, sir. बट स्टिल तुम्हारी रैंक जो है पहले जो तुम्हारी आ रही थी उससे इंप्रूव ही हुई होगी. Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेटली यार, वेरी गुड. सो आदित्य, जब नीट कैंसिल हुआ था 3 में वाला और रीनीट का वो हुआ था, डिसीजन हुआ था, तब तुम्हारे Yes, दिमाग में sir. क्या चल रहा था? तब तुमने क्या प्लान किया था कि तुम कैसे मैनेज करने वाले हो इन चीजों को? सर एक्चुअली एट दैट टाइम जब मतलब 12th में मई को कैंसिल की न्यूज आई थी, मैं तो एक्चुअली सो रहा था. मेरे को तो था कि मैं सिलेक्ट हो गया. मेरे हाँ एक्चुअली हाँ यंगर हाँ ब्रदर ने आके मेरे को इन्फॉर्म किया कि भाई कैंसिल हो गया नहीं. सर हाँ उस हाँ टाइम हाँ पे हाँ तो मतलब मेरे को ऐसे यकीन था ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है. फिर कुछ हाँ टाइम हाँ बाद जब न्यूज वगैरह आई, प्रेस रिलीज वगैरह आई, तो सर तब भी उसको हुआ. उसके बाद मैंने अपने इंस्टीट्यूट के टीचर्स से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा बेटा वापस से तुमको जो तुमने लास्ट टाइम छोड़ा था, जैसे हाँ थर्ड में से पहले मैंने फुल सिलेबस टेस्ट ही दे रहे थे, तो उन्होंने कहा फुल सिलेबस टेस्ट ही कंटिन्यू करो, क्योंकि तुम्हारा हाँ हाँ सिलेबस कंप्लीटेड है, रिवीजन कंप्लीटेड है, तो तुमको फुल सिलेबस हाँ, टेस्ट ही कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो मैंने फिर एग्जैक्टली. अपना एक 1-2 डेज के अंदर आई हैव कंप्लीटेड माय एंटायर रिवीजन, मतलब मैंने एंटायर सिलेबस वापस से रिवाइज किया 1-2 डेज में, एंड देन आई कंटिन्यूड विद फुल सिलेबस टेस्ट. एग्जैक्टली. सो मतलब तुमने वही स्टेप्स किए कि तुमको पता था कि तुम्हारा थ्योरी वाला पार्ट डन है, क्योंकि वो एग्जाम के यस वाले सर. यूजली हम कर लेते हैं अपना, है ना, और तुम्हारा ऑलरेडी स्कोर अच्छा था, और एक बार स्कोर अगर हमारा कट ऑफ क्रॉस हो रहा तो हमें कॉन्फिडेंस पे आ जाता है कि हम एग्जाम निकाल सकते हैं, यस है ना. सर. देन यू स्टार्टेड विद एफएसटीज, और उस टाइम यस बड़ी सर. अनसर्टेनिटी भी चल रही थी कि अब फुल सिलेबस टेस्ट में भी अभी समझ में नहीं आता कि पेपर किस लेवल का आएगा, सर इजी एक्चुअली, आएगा, टफ. यस यस, हाँ एक्चुअली हमारे कोचिंग में क्या था, बिफोर थर्ड में तो हमारे बहुत हाई लेवल के टेस्ट बन गए थे. हाँ उसके बाद थर्ड में के पेपर के बाद हमारे आकाश, मतलब आई वॉज फ्रॉम आकाश हाँ इंस्टीट्यूट. हाँ फिर उन्होंने भी क्या किया था, पेपर का लेवल थोड़ा डिक्रीज कर दिया था. और जबकि हाँ मेरे को जो पर्सनली आई वाज फीलिंग दैट इट वुड बी इंक्रीजिंग सम लेवल हाँ ऑफ द पेपर. सो आई हैव आल्सो ट्राइड सम डिफरेंट कोचिंग एग्जाम्स. हाँ हाँ. सो फिर मैंने दूसरे फुल सिलेबस टेस्ट भी दिया, अपने इंस्टीट्यूट के भी है, तो उसके थ्रू मेरा क्या हुआ, थोड़ा लेवल भी इंक्रीज हो गया. आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द टफ एग्जाम एज वेल. सो तुम्हारा इसमें बायो में स्कोर कितना था सर 598 में बायो से? में 347 सर. तो बायो में फिर भी तुम्हारे कम से कम 5-7 नंबर कमी है. यस सर. कुछ सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो हुआ होगा. हाँ सर अनलाइकली अदर नीट एस्पिरेंट, मेरी बायो सबसे वीक सब्जेक्ट था और फिजिक्स हाँ सबसे स्ट्रॉन्ग. आई हाँ वाज हाँ गुड हाँ. एट सॉल्विंग सब्जेक्ट्स रादर देन लर्निंग. एक्चुअली ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके साथ ये एक प्रॉब्लम है कि उनका बायो वीक होता है, यस क्योंकि सर. उनको फिजिक्स करने में इतना मजा आ रहा होता है ना कि वो बायो की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि बायो इजी होता है करना. यस सर. एंड एक्चुअली इस बार ना क्या हुआ है, इस बार पैटर्न इतना अनसर्टेन था ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि होना क्या है. कट यस ऑफ सर. का भी कोई आइडिया नहीं था. 2000 जैसे 2026 का पेपर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था मॉडरेट लेवल का आएगा, तो पेपर इजी लेवल का ही आया. अब यस लग रहा सर. था कि रीनीट में इनको पेपर और इजी देना चाहिए था, है ना, या यस सर. उसी लेवल का देना चाहिए था, पर पेपर उन्होंने टफ कर दिया. कट ऑफ भी बहुत हाई चली गई. एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हो, जो कि थे ही यस सर. बच्चे, और पेपर आप उसके बाद और इतना टफ दे रहे हो, तो बच्चे सीधी बात है यार एग्जॉस्ट तो होंगे, और उस यस चीज सर. के रिपरकशंस हमको अभी देखने मिल रहे हैं. यस सर. द फ्रस्ट्रेटेड यूथ, द इरिटेटेड यूथ, जिनको एग्जाम में इतनी परेशानी हुई, उनका हमको अब रिपरकशंस अभी देखने मिल रहे हैं. तो यस क्या सर. किया, क्यों इतना टफ पेपर बनाया, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, है ना. यस सर. बट ये एब्सोल्युटली. था कि 2025 के बाद से बहुत सारे लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि पेपर टफ आ सकता है. एंड यस जो सर. तुम्हारे साथ तुमने किया कि तुमने एफएसटीज दिए डिफरेंट कोचिंग्स के, यस एक्चुअली मैं सर. बच्चों को हरदम बोलता हूँ कि
ये लग्जरी आपके पास तभी होती है जब आपका बेसिक्स कंप्लीट हो। यस सर। जब आपका एक बार बेसिक बेसिक मोटा मोटा हो जाए, उसके बाद ना आप अलग अलग कोचिंग्स के पेपर और डिफरेंट वैरायटीज ट्राई कर सकते हो, सर है ना? आई वुड लाइक टू ऐड दैट मेरी 11th 12th के अंदर क्या था, मेरे बेसिक्स 11th 12th में स्ट्रॉन्ग थे। ड्रॉप ईयर आई हाँ। वाज ऑलरेडी कमिटेड टू ओनली डूइंग क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिसिंग हम्म। टेस्ट, बिकॉज हम्म। आई हैव कंप्लीटेड माय थ्योरी इन 11th एंड 12th। और उसके बाद हम्म। ड्रॉप ईयर के अंदर आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मैक्सिमम रिवीजन, बिकॉज हम्म। जो मेरे को लगता है 12th क्लास के साथ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज नॉट एबल टू क्लियर, बिकॉज मेरी रिवीजन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मेरे हम्म। लास्ट टाइम भी सबसे कम जो मार्क्स थे बायो के अंदर ही थे। Last year I have scored around 110 marks in physics, despite ओके। of that difficulty level. और हाँ। but मेरे बायो में I was scoring around 160 180 marks last time. ओ, बस। Yes sir. Yes. So because of that my marks decreased so rapidly, हाँ। abruptly. So इस साल मैंने क्या किया, अपनी बायो को अपने स्ट्रॉन्ग करता लेकर गया। जो नीट और रीनीट के बीच में गैप था, उस टाइम पे मैक्सिमम मैंने अपना टाइम जो इन्वेस्ट किया बायो पे किया, क्योंकि मेरे को पता था मेरी बायो वीक है और ठीक दिस है। ओनली सब्जेक्ट वुड डिक्रीज माय मार्क्स। और एक चीज और भी होती है ना, बायो जल्दी भूल जाते हैं हम। यस। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप 10 दिन नहीं भी करोगे ना, तो भी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में रहते हैं, केवल आपको फॉर्मूले ही रिवाइज करने पड़ते हैं, फिजिक्स भूलती यस। नहीं है। यस सर। यूजली केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप नहीं भूलते, लेकिन बायो आप बहुत जल्दी आपके दिमाग से निकल जाती है। बहुत माइन्यूट चीजें, स्पेसिफिक चीजें, इसलिए बायो लगातार राइट करते सर। रहना पड़ता है। यस एंड सर, जैसे वॉलेटाइल तुमने, सब्जेक्ट है। हाँ, यस, और वॉलेटाइल जैसे तुमने सब्जेक्ट बोला, अगर जैसे तुमने 2025 में बोला कि तुम्हारे बायो में 160 180 नंबर थे, है है। ना? यस सर। तो डेफिनेटली तुमको किसी ने टोका नहीं इस चीज के लिए कि तुम्हारी बायो वीक है और तुम उस पर ध्यान दो। सर एक्चुअली क्या था कि 11th 12th में पार्ट सिलेबस टेस्ट होते हैं स्टार्टिंग में। हाँ। तो सर हाँ। पार्ट सिलेबस में आई वाज स्कोरिंग गुड मार्क्स, बिकॉज उसमें कम सिलेबस था, कम याद करके कम हाँ। हाँ। हमको हाँ। टेस्ट हाँ। देने थे। हाँ। लास्ट हाँ। टाइम में क्या हुआ, एकदम इतना सारा सिलेबस था, 100 मतलब 30 चैप्टर्स, 11th के 30 35 चैप्टर्स, मतलब टोटल 60 चैप्टर्स हो जाते हैं 11th 12th के मिला के। हम्म। तो इतना सारा हमारे पास कंटेंट था याद करने का, तो मैं अपने माइंड में रिटेन नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से हम्म। लास्ट में आके मेरे मार्क्स डिक्रीज हो रहे थे। वैसे ऑल दो 11th 12th में मैंने पूरे टाइम मतलब मेरे अबव 350 मार्क्स थे जो मैं टेस्ट देता था अपनी कोचिंग के अंदर भी। हम्म। पर लास्ट टाइम के अंदर आके बिकॉज इतना सारा कंटेंट हो गया था, रिवीजन का मेरे पास टाइम नहीं बचा था, इसलिए मेरे लास्ट में बायो के अंदर मार्क्स कम हो गए थे। लेकिन यार देखो, फिर भी बायो में अगर आप आउट ऑफ 360 अगर 180 स्कोर करो, दैट्स अ वेरी वेरी लो स्कोर, यस है सर। ना? क्योंकि तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा किया, इसका मतलब तुमने मेहनत तो करी थी उन सब्जेक्ट्स में। और यस बायो सर। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मेहनत कम लगती है, वो यस। आपका 100 125 नंबर आप मिस कर गए। यस सर। सो दैट वाज अ ह्यूज डिप इन स्कोर एक्चुअली। तुमको किसी ने 12th में टोका नहीं, और 12th के बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही है, वो उनके पास, जिनके पास दिमाग होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अगर कोई पकड़ करके खींच के ना लेके आए बायो की तरफ, तो वो बायो करेंगे नहीं। एब्सोल्युटली बहुत सर। बहुत सारे बच्चे मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा बच्चा जो है, पेरेंट्स बोलते हैं कि सर इस बच्चे की यस। फिजिक्स बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी, बायो में इसके नंबर लेकिन 250 आ रहे हैं। हाँ जी। हमको आप ये बता दीजिए कैसे स्कोर इंप्रूव करना। मैं कहता हूँ आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ बायो करवा दो उसको, 1 महीने के लिए स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। और बच्चे इंप्रूव कर भी लेते हैं, क्योंकि वो यस वही सर। बच्चा आईआईटी के क्वेश्चंस में, आईआईटी मेंस में अच्छे 99 परसेंटाइल लेके आ रहा है केमिस्ट्री में, यस सर। लेकिन वही बच्चा जो है नीट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बिकॉज डिफरेंस आ रहा था बायो का। और इस बार भी जैसे तुम देखोगे, 2026 के पेपर की बात करता हूँ, पेपर इतना टफ होने के बाद भी जिन लोगों ने बायो में स्कोर खराब किया है, वो यस सिलेक्शन से सर। बाहर हो गए। यस सर, बायो सिलेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट थी बायो इस बार सिलेक्शन के लिए। और तो आदित्य, जैसे तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग था, तो यस तुमने सर। इस बार जब तुम्हारा ड्रॉप ईयर था, तो तुमने फिजिक्स को कैसे अप्रोच किया, और केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच किया, और बायो को कैसे अप्रोच किया? पहले मुझे, हाँ। सर फर्स्टली आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद फिजिक्स। सर हाँ। फिजिक्स के अंदर मेरे को कंसेप्ट सारे क्लियर थे, तो आई बेसिकली ओनली रिवाइज विद माय नोट्स। मैं हाँ। लेक्चर्स अपने अटेंटिवली अटेंड करता था, सारे लेक्चर जो कोचिंग में होते थे। हाँ। उसके बाद जब मैं वापस घर आता था, मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज करके मैं नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे तो जंप करता मुझे था। एक बात बताओ, जब 11 12th में तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो क्या तुमने ड्रॉप में फिर से लेक्चर्स किए थे फिजिक्स के? सर एक्चुअली आई वाज इन ऑफलाइन कोचिंग, सो आई हैव टू हाँ। अटेंड ऑल द लेक्चर्स। तो मतलब मैं ओके। जब लेक्चर्स होते थे तो उनके नोट्स मैंने वापस से बनाए थे, जब थोड़े ऐड ऑन किए थे ओल्ड नोट्स के हाँ। अंदर ही। मैंने जो इस बार थोड़ी नई चीज लग रही है, कोई नया कंसेप्ट हम्म। लग रहा है, उनको मैंने हम्म। अपने पुराने नोट्स में ऐड ऑन कर लिया था। फिर घर ओके। आके एक बार मैंने अपने नोट्स रिवाइज करे, फिर डायरेक्टली आई वाज जंपिंग ऑन टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओके। फिजिक्स के अंदर आए मतलब हर बार मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया इस साल, क्योंकि कंसेप्ट हम्म। मेरे पहले से ही स्ट्रांग थे। और हम्म। देन इन केमिस्ट्री आई वो मैंने थोड़े लेक्चर्स लिए, मैंने
लेक्चर्स लेने के बाद अपने नोट्स बनाए, नोट्स को रिफाइन किया। पिछले साल मेरे थोड़े ज्यादा लेंदी नोट्स बन गए थे, इस साल मैंने उनको थोड़ा शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया। तो शॉर्ट नोट्स में केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स तुम अटेंड करते थे सर, कोचिंग में? यस सर, लेक्चर्स तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के अटेंड करे हैं। ओके। हाँ जी। तो केमिस्ट्री के अंदर मैं लेक्चर अटेंड करके उनको नोट्स रिवाइज किया, नोट्स से लर्न किया। देन आई जंप ऑन टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। केमिस्ट्री के अंदर मैंने पिछले साल जो क्या गलती करी थी कि मैंने एनसीईआरटी को इग्नोर कर दिया था। इस साल मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री को थॉरोली रीड किया था। उससे क्या है कि जो लाइंस से जो क्वेश्चन बनते हैं, विद इन लाइंस या इन डेप्थ क्वेश्चंस कुछ बनते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर टेबल से जो क्वेश्चन बनते हैं, उसको थोड़ा मैं और अच्छे से अप्रोच कर पाऊँ, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को आई थिंक 5 to 6 टाइम रीड किया था, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एनसीईआरटी को। तो और तुमने मतलब केमिस्ट्री के तुमने पहले नोट्स किए अपने प्रॉपर, उसके यस, बाद तुमने एनसीईआरटी भी करी? यस सर। हाँ। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैंने एनसीईआरटी की बेट एक्सरसाइज सॉल्व करे थे, सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स की फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके। और तो फिर मैं अपने फिजिकल में जैसे क्वेश्चंस जो थे वो काफी लेंदी होते हैं, या उनके न्यूमेरिकल पार्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वैसा होता है, सॉल्विंग यस सर। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा, जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, उसको कैसे तुमने फिर अप्रोच किया था? सर मैं कैलकुलेशन पूरी सॉल्व नहीं करता था, मैं क्वेश्चन रीड करता था, उसमें जो कंसेप्ट लग रहा है उसको देख के और आगे बढ़ता हाँ। था। कि मेरे ओके। को बस कंसेप्ट आना चाहिए, जो उसमें हाँ। कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है वो आना चाहिए। और उसको देन मैं आगे कंटिन्यू करता था, मैं पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करता था उनकी। फिर मैं ओके। मॉड्यूल्स भी, फिजिकल केमिस्ट्री में मॉड्यूल, ऑर्गेनिक में मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल्स तो मैंने सारे तीनों जो पोर्शन है केमिस्ट्री के, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सबके सॉल्व किए थे। हम्म। और केमिस्ट्री के अंदर बस मैंने ये किया। फिर बायोलॉजी के अंदर बस मैंने ओनली एनसीईआरटी पे फोकस किया। कोचिंग का हम्म। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं पर हमें उस पर फोकस नहीं करना। हाँ। ओनली हाँ। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो उसी से बेनिफिट मिलेगा। जितना एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर नीट। हाँ। नीट लेवल हाँ। पे ओनली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने हाँ। एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रीड किया। और ओनली वही अपने मॉड्यूल के अंदर से सिर्फ वही क्वेश्चंस किए जो एनसीईआरटी बेस्ड थे, क्योंकि हम्म। मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है, थोड़े आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। हाँ। मैंने हाँ। उनको हाँ। उनको लर्न करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी कि जो हाँ। आउट ऑफ एनसीईआरटी उनको छोड़ दो, लीव दैट हम्म। क्वेश्चन और आगे हम्म। बढ़ो। और बायो के अंदर मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए, और जो मॉड्यूल के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे सिर्फ उन्हें सॉल्व किया। दैट ठीक है। वाज माय होल। तो जैसे तुम्हारा तुम्हारा कोचिंग का सिलेबस कब तक खत्म हो गया था? तुमने कब तक कोचिंग तुम गए थे रेगुलरली? सर कोचिंग हमारी फेब मिड मिड फेब तक हमारा सारा सिलेबस खत्म हो गया था। हाँ। तो तुम यस। कोचिंग रेगुलरली गए थे मिड मिड फेब तक? यस, यस सर। ओके। और जैसे वहां की जो टेस्ट सीरीज चल रही होगी कोचिंग के साथ में, उसमें टेस्ट सीरीज में तुम्हारा यस परफॉर्मेंस यूजुअली कैसा रहता था? सर, अबव 680 मार्क्स इन ऑल ओके, सो टेस्ट। तुम कोचिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और अगर जैसे यस सर। कोचिंग में बायो में मान लो क्वेश्चन कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी आता था, उसको कैसे मैनेज करते थे फिर? सर वैसे हमारी कोचिंग के अंदर टेस्ट के अंदर बेसिकली आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन इतने आते नहीं थे। जो वन टू हाँ। क्वेश्चन होते थे उन्हें मैं लीव कर देता था, या फिर अगर नियर बाय एनसीईआरटी कोई कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी के अंदर रहता है उन्हें मैं अटेम्प्ट कर हाँ। लेता था। ओके। ठीक है, तो तुमने साल भर अपना परफॉर्मेंस ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ था 680, यस, है ना? यस सर। तो डेफिनेटली तुम्हारा अगर इस बार फाइनल एग्जाम में भी अगर 680 आ जाता तो कोई बहुत बड़ी सरप्राइज वाली बात नहीं होती, क्योंकि तुम यस साल सर। भर से मेंटेन करके चल रहे थे, है ना? यस सर। सर इस तो वाले एग्जाम में मैंने रीनीट के अंदर भी क्या, मैंने एक्यूरेसी पे किया, मैंने सिर्फ 630 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था। ओके। जिसमें से 598 मार्क्स है, मतलब ओनली 4 to 6 तो तुमने क्वेश्चंस पेपर मैंने पेपर नेगेटिव। अटेम्प्ट कम क्यों किया तुमने लेकिन इसमें, जब तुम्हारा टैलेंट तो उतना है कि तुम कर सकते थे और ज्यादा? नहीं सर, एक्चुअली क्या था कि फिजिक्स के अंदर थोड़े क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, तो उनमें हाँ। कैलकुलेशन एरर होने का मेरे को चांसेस लग रहे थे कि रिवीजन का टाइम नहीं बचा था पेपर के टाइम पे। तो हाँ। जो जिन भी क्वेश्चंस को सिर्फ मैं रिवाइज करके मैंने ओएमआर भरी थी, मतलब मैं पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करता था, उसके हाँ। बाद फिर एक बार रिवाइज करके सारे क्वेश्चंस को फिर मैं ओएमआर फिल करता था। तो हम्म। सिर्फ जिन जिन क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर पाया उन्हीं को मैंने ओएमआर में फिल किया। क्वेश्चंस तो मैंने आई थिंक 40 क्वेश्चंस फिजिक्स में अटेम्प्ट कर लिए थे, पर मैं क्वेश्चंस को जो रिवाइज कर पाया और अपनी एरर को देख पाया कि उसमें तो एरर नहीं है, वो कम ही हो पाया, तो इसलिए मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था ओएमआर के अंदर। तो तुम रिवाइज क्या बायो केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस को करते थे या सिर्फ फिजिक्स के? नहीं सर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायो के अंदर मैं रिवीजन नहीं करता था। नहीं तो तुम केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर से उस क्वेश्चन पर पलट के जाते थे कि ये सही है कि नहीं, सही किया कि नहीं मैंने? यस सर। एंड व्हाट वाज योर स्कोर इन केमिस्ट्री? सर रीनीट के अंदर सर 128। एंड फिजिक्स में स्कोर कितना था तुम्हारा? 123। 128 एंड 123, एक्चुअली ठीक है।
दैट्स योर अप्रोच। बाकी कभी ना एक्चुअली क्योंकि इट्स जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम, यस क्योंकि सर। तुम तो रेयरली शायद कभी 1000 में से एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिला होगा जो तुमने अपना जब रीचेक किया हो तब तुमने सही किया होगा, नहीं मैं गलत कर गया, तब सही कर लेता हूँ। नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ था मेरे साथ फिजिक्स के अंदर ना, मैंने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चंस को कैलकुलेशन आधी छोड़ के आगे बढ़ गया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था इसमें कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, ओके। तो फिर मेरे को कैलकुलेशन उनकी तो सारी करनी पड़ी, और जो पहले के क्वेश्चन थे जिनको मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था उसमें सर कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा लो हो गया था पेपर के टाइम में, कि अच्छा। पेपर हार्ड है, इसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हाँ। मैंने एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट किया था कि कोई भी एरर ना बचे क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो मतलब तुम्हारे पास दो चॉइसेस थे कि तुम आगे भी बढ़ सकते थे, और लेकिन तुमने सिलेक्शन लेना ज्यादा जरूरी समझा पहले, यस सेफ यस सर। साइड खेलना, है ना? क्योंकि तुम, मुझे यस लगता सर। नहीं कि जब तुम आकाश के पेपर देते होगे तो 680 का जो पेपर होता था जो तुम स्कोर करते थे, उसमें शायद तुम डबल चेक करते थे पेपर्स को, क्वेश्चंस को सर दोबारा। मैं वो उसमें कुछ क्वेश्चन जिससे मैं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट पेपर अटेम्प्ट करता था तो कुछ क्वेश्चन पे सर्कल मारता था जिसमें मेरे को डाउट है, हाँ, सिर्फ फिर मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से वो रीचेक तो करता सेकंड था। राउंड कहला गया। तुमने यस अटेम्प्ट किया सर। कराए क्वेश्चन को तो तुम दोबारा पूरा सॉल्व नहीं करते थे ना। नहीं नहीं नहीं। हम्म। ओके, सो यस यू सर। यू चोज टू प्ले इट सेफ, कि तुम्हारा रैंक यस सर। भले ही थोड़ा पीछे से ले जाए लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाए, है ना? यस सर। हम्म। ओके, सर बिकॉज दैट इज ऑल्सो ए गुड ड्रॉप लेने से स्ट्रेटेजी। बेटर है कि हाँ। अपना एक बार ड्रॉप लेने से हाँ। बेटर है कि अपना जीएमसी थोड़ा पक्का हो जाए। हाँ, मतलब बट बिकॉज यू यूज्ड योर टाइम टू अटेम्प्ट अगेन दो सेम क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें तुम्हें कम से कम 10 यस से सर। 15 मिनट का टाइम तो लगा होगा, भले ही एक नजर ही यस। फेरना हो। यस सर, मोर देन हाफ एन आवर मेरा चला गया था। मेरा एक्चुअली जो पेपर खत्म था वो आई थिंक 2.5 आवर में खत्म हो गया था मेरा पेपर। तो हाफ हाँ। एन आवर मैंने रिवीजन में लगाया, 15 मिनट्स में ओएमआर मैंने अपनी फिलअप करी थी। हाँ। ओके, यस। इट वॉज योर स्ट्रेटेजी बट यू कुड हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, क्योंकि मुझे तुम्हारा यस टैलेंट सर। देख के समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली तुम्हारा 598 से स्कोर जाकर के यही स्कोर 650 या 660 भी हो सकता था। यस सर। तुमने वॉलंटरली अपने आप को रोका कि मुझे अभी और ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मुझे केवल सिलेक्शन चाहिए, है ना? सर एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, जो मेरा नीट 2025 था हाँ। उसके अंदर मैंने अटेम्प्ट ज्यादा मार्क्स का किया था, फिर उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई थी मेरी। पर नीट 2025 में तो तुम्हारा बायो का स्कोर ही इतना कम था ना कि तुम्हारा वो, तुमने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में दो चार क्वेश्चन गलत कर भी दिए होंगे तो वो सब कुछ यस तो सर। तुम्हारा बायो ने बराबर कर दिया। हाँ यस सर, बट फिर भी मैंने आई थिंक 560 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था पेपर हाँ। 2025 में, तो उसमें 11 या 12 मार्क्स मेरे नेगेटिव में चले गए थे। हाँ। तो इसलिए मतलब हम्म। मैंने इस बार क्या किया कि नेगेटिव मार्किंग कम हो, और हमारे कोचिंग में भी सर यही कहते थे कि बेटा नेगेटिव मार्किंग मत होने देना, चाहे क्वेश्चन हम्म। लीव कर दो पर नेगेटिव मार्किंग मत होने देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से तुम्हारा सिलेक्शन रुकेगा ही, सिलेक्शन होगा नहीं। ओके, तो जैसे अब जैसे ना आगे जब तुम पीजी का एग्जाम दोगे ना कल को, ठीक यस है, सर। मेडिकल फील्ड के एग्जाम दोगे, जैसे बायो आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बायो में आप दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो आप उल्टा दिमाग अपने लगाओगे, क्वेश्चन नेगेटिव करके आओगे। हाँ जी हाँ जी। तो आने वाले कल में पीजी में तुम लेकिन ये वाला प्रोसेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज इफ यू ट्राई यस टू सर। अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन अगेन, है ना, यस इतना सर। सारा डेटा, इतना सारा सब कुछ होता है। इट वर्क्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आंसर एब्सोल्यूट आते हैं और वो आप सॉल्व कर यस सकते हो, सर। यस है ना? सर। लेकिन इट डजंट हैपन इन बायो। बायो थोड़ा सा हंच पे चलता है, हमको एक बार देख के समझ में आ गया इसका आंसर ये है, एंड देन यू हैव आंसर टू ये मूव है। ऑन। यस सर। ओके, सो ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं पहली बार किसी बच्चे का देख रहा हूँ कि जो बच्चा अपना पेपर दोबारा अटेम्प्ट करके आया एग्जाम यस में, सर। एंड वॉलेंटली, मतलब तुम चाहते तो दो चार 10 क्वेश्चन तुम और अटेम्प्ट कर सकते थे, वो तुमने करने की वजह तुमने रिवाइज करना ज्यादा सही समझा। यस सर। ओके, दैट इज ऑल्सो a गुड थिंग बिकॉज यू विल गेट ए गुड कॉलेज। सो डेफिनेटली, सो तुमने बहुत हार्ड वर्क किया था तब जाके तुम इतना टाइम बचा पाए एग्जाम में एक्चुअली, कि तुम क्वेश्चंस को रिपीट एक बार देख पाए, है यस ना? सर। ओके, सो तो जैसे तुम्हारा आदित्य, तुम्हारा जो शेड्यूल था वो क्या रहता था? जैसे तुम तो दिन भर तुम्हारा कोचिंग में निकल गया, ड्रॉप ड्रॉप ईयर में तो, है ना, दिन में कम से कम सर तुम्हारा छह हमारे। से सात घंटे तो कोचिंग तुम्हारा जाता होगा, यस सर। और उसके बाद तुम कैसे टाइम मैनेज करते थे फिर? सर मेरा कोचिंग का जो शेड्यूल था वो ये था, 10:30 टू 2 या 3 तक हमारी कोचिंग रहती थी। 10:30 अच्छा। टू 2 o'clock 3 o'clock तक। अच्छा, तो मतलब वो केवल 4-5 घंटे की कोचिंग होती थी तुम्हारी? यस सर। दैट्स ए गुड थिंग। हाँ, फिर? तो मैं कोचिंग जाने से पहले 1 और 2 आवर में अपने जो पिछले दिन मैंने पढ़ा उन्हें रिवाइज करता था या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। हम्म। उसके बाद जब मेरी 2 to 3 पे जब क्लासेस ओवर हो जाती थी तो मैं कोचिंग में ही थोड़ी देर बैठ के जो मेरे डाउट्स होते थे उन्हें सॉल्व करता था, टीचर से हम्म। वो डाउट सॉल्व करवाता था। उसके बाद हम्म। जब मैं घर आता था अराउंड 4 o'clock तक मैंने अपना खाना वाना खा लिया। फोर टू हम्म। फाइव मैं सोता था, और 5 के बाद जितना टाइम मेरे को, मतलब मैंने टू डू लिस्ट बनाता था अपनी, कि जैसे मेरे को आज हम्म। ये चैप्टर खत्म करने हैं, ये कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करने हैं।
तो जब मेरा वो पूरा टू डू लिस्ट खत्म हो जाती तभी मैं फिर रुकता था पढ़ाई से। उससे मतलब ओके जब तक चले, चाहे वो 5 to 12 चले, 5 to 10 चले, वो तब तक मैं पढ़ता था फिर, ओके। विद स्मॉल ब्रेक्स विद इन। ओके। और तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा घर दिल्ली में ही है, तुम यहीं से ही कोचिंग करते हो, तुम्हारा घर यहीं पर ही है? यस ओके। सर। तो तुम्हें ये था कि तुम्हारी फैमिली का थोड़ा सा सपोर्ट तुमको था, तो तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई ही मैनेज करनी थी, यस सर, यस सर। है ना? सर ओके। सपोर्ट एंड ये, सिस्टम बहुत अच्छा था, फैमिली का सपोर्ट फैमिली ने बहुत किया है। मम्मी हाँ, पापा जब भी मैं आई वॉज डिमोटिवेटेड, दे वर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, गाइड मी। और सर मेरा यंगर ब्रदर भी है, वो भी अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको ही पता था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रेशर क्या होता है। क्या तो होता है? इसलिए हाँ, वो मेरे को सपोर्ट करता था कि भाई कोई बात नहीं, आज अभी हाँ, मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आगे आ जाएंगे। तो मतलब हाँ, फैमिली हाँ। का सपोर्ट तो शुरू से मेरा रहा है। बढ़िया है यार। तो अब बढ़िया है ना, जी। क्योंकि तुमको क्या है ना कि अगर आप घर पर रहते हो तो आपको केवल पढ़ाई की चिंता करनी होती है, यस बाकी सर। सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। जब बच्चे बाहर रहते हैं घर से बाहर, तो थोड़ा सा आपको और चीजें भी मैनेज करनी पड़ती है। कई बार खाना अच्छा नहीं मिलता, लैंडलॉर्ड यस सर। अच्छा नहीं होता, या बच्चे इधर उधर के ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, ये अदर एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंसेस भी सर। और रहते हैं। और बहुत अच्छी यस एक चीज सर। तुम्हारी ये भी थी कि तुम्हारी कोचिंग कम टाइम की थी, 4-5 यस घंटे की सर। ही थी। क्योंकि यस कोचिंग सर। अगर 6-7 घंटे की होती है ड्रॉपर की, ठीक है, यस सर। तो क्या होता है कि आप साल भर केवल कोचिंग ही निपटाते रह जाते हो। सर मैंने इस बार भी ये इसलिए कोचिंग को, हमारा तो जो स्टार्टिंग के 2 to 3 मंथ्स थे उसमें तो 10:30 to 1:45 हमारी क्लासेस ओवर हो जाती थी। ये हाँ। आफ्टर 2 3 मंथ्स था कि हमारी 2 o'clock या 3 o'clock तक क्लासेस चल रही हैं। वरना हम्म। हमारी बेसिकली 1:45 पे क्लासेस, हमारी डेली 2 क्लासेस होती थी, और वो भी हम्म। ऑल्टरनेट डे पे, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे हम्म। सैटरडे। हम्म। 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 तो वेडनेसडे संडे ऑफ भी रहता था, उस टाइम पे हम रिवाइज भी कर सकते थे। तो हम्म। ये भी रहता था हमारा, तो कोचिंग नहीं, का मेरा सच कोई दिक्कत नहीं रहा कि कोचिंग का ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं रेगुलरली भी जाता था, कोचिंग मिस करने की जरूरत नहीं हाँ, पड़ती थी मेरे को। क्योंकि अगर यही कोचिंग तुम्हारी सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लग रही होती, यस सर। तो डेफिनेटली तुम्हें फिर कुछ ना कुछ क्लासेस स्किप करनी होती, यस पड़ती सर। तुम्हें स्किप करना। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या करते हैं ड्रॉपर्स, क्या करते हैं, ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे जहां पे उनकी 8-8 घंटे कोचिंग क्लासेस लग रही हैं, और यस फरवरी तक सर। लग रही है। ऐसे में आप टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैनेज नहीं कर सकते, सर इसलिए मैं हमें उनको, कोचिंग और, हाँ जी, हाँ, कोचिंग और हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसलिए मैनेज करना है। अगर आपकी कोचिंग आपका ज्यादा टाइम ले रही है तो कोचिंग को स्किप कर दो, क्योंकि ड्रॉपर्स के सर क्या होता है कि उनके कंसेप्ट पहले से क्लियर होता है, थ्योरी उन्होंने पढ़ रखी होती है। एटलीस्ट हाँ, 1 to 2 टाइम्स उन्होंने थ्योरी सारी कंप्लीट कर रखी होती है। मेन जो ड्रॉपर्स के साथ क्या होता है, उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती, तो हमको मेन हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना है। चाहे उसके लिए आपको अपनी कोचिंग को 1 2 बार स्किप करना पड़ जाए, उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। थ्योरी तो आप कहीं और से ही पढ़ लोगे, यूट्यूब पे हाँ, इतने सारे लेक्चर्स वगैरह रहते हैं, वो तो 1 2 आवर्स हाँ, के हाँ, अंदर हाँ, आपको आपका टॉपिक मिस हुआ तो आप कंप्लीट कर सकते हो। पर अगर हाँ, क्वेश्चन हाँ, प्रैक्टिस नहीं करी तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, चाहे नहीं आपकी जितनी पाओगे। मर्जी थ्योरी सॉल्व है। और कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता जब तक आप साल भर, जब आप कर रहे होते तो आपको पता होता है कि इस बार मैं निकाल के ले ही जाऊंगा। लेकिन अब जब यस साल भर सर। से परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कोई टेस्ट नहीं दे रहे, आपका स्कोर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी रिफाइन होनी चाहिए, वो होती नहीं है, और आपको अपनी यस सर। कमियां भी समझ में नहीं आ पाती। एंड मैं इसलिए बच्चों को, ड्रॉपर्स को बोलता हूँ कि या तो यार तुम, अगर तुमको जरूरत नहीं तो बायो के लेक्चर्स मत देखो, बायो के यस क्वेश्चन सर। पर ज्यादा फोकस करो, तो एटलीस्ट तुम्हारा दो ही लेक्चर तुम्हें देखने होंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड अगर यस तुम्हारी सर। कोचिंग ऐसी है जहां तुम्हें मजबूरी में जाना पड़ रहा है लंबे टाइम तक, तो फिर एक काम करो, ऑफलाइन लेने की बजाय ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन, है यस ना? सर। क्योंकि ये एक तरीका है कि आप अपना टाइम बचा सको। अब क्या होता है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं, अब 1 साल कोचिंग कर रहे हैं, एक ड्रॉप लिया, कोचिंग कर रहे हैं, फिर सेकंड ड्रॉप में फिर कोचिंग कर रहे हैं, थर्ड ड्रॉप में फिर कोचिंग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो कभी इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि आपका कोचिंग वाला काम एक सर्टेन लिमिट तक खत्म हो जाता है। यस सर। अगला स्टेप आप पे आता है, वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। यस और अगर सर। आपने वो काम नहीं किया तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यस बिना सर। मेहनत के भगवान किसी को कुछ नहीं देते। यस सर। सर और हमारे सर भी कहते थे कि कोचिंग बस एक कैटलिस्ट है जो तुम्हारा रिएक्शन फास्ट करवाएगी, रिएक्शन तुम्हें ही हाँ, करना है। हाँ, तो हाँ, हाँ, कोचिंग एग्जैक्टली। कोचिंग तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा सकती, कोचिंग बस तुमको एक पाथ प्रोवाइड करती है, एक तुमको गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि तुमको इस पाथ पे चलना है, ये डायरेक्शन फॉलो करना है, तो तुम्हारे को सिलेक्शन मिल जाएगा। पर उस पाथ पे तुम चलना एस्पिरेंट को ही पड़ता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एस्पिरेंट को करनी पड़ती है। कोई टीचर आके हमको नहीं बताता कि अब तुम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, हाँ। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, करनी एस्पिरेंट को ही पड़ती है, बच्चे को ही करनी पड़ती है मेहनत। बस कोचिंग क्या है, हमको पाथ प्रोवाइड करती है। एंड ये भी होता है ना यार कि जो लोग ऑनलाइन कोचिंग सब ज्वाइन करते हैं, है ना, अगर यस आप सर। कंप्लीटली कट ऑफ हो गए दुनिया से और आपने अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं किया, मैं टेस्ट यस सीरीज सर। फॉलो करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि कोचिंग जितना पूछ रहा है वही एग्जाम में आ जाएगा या वही जरूरी है। एटलीस्ट आपके पास एक टाइम लिमिट हो कि इतने दिन के अंदर इतना सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है। यस नहीं सर। तो अगर आपने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, तो कितना ही टैलेंटेड इंसान क्यों ना हो, वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा, उसका बैलेंस टूट जाएगा। मतलब आप फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स ही करते रह जाओगे, यस सर।
केमिस्ट्री आपका छूट गया या आपका बायो छूट गया, तो पता चला कि वो सब्जेक्ट्स आपके हो ही नहीं पाए। यस सर। या आपने स्टार्टिंग में पता चला फिजिक्स, एक तरफ आप भाग गए, आपने पता चला फिजिक्स बहुत अच्छे से कर ली, फिर आपका दिमाग गया केमिस्ट्री, फिर आपने केमिस्ट्री करना शुरू की, फिर बाद में आपको समझ में आया कि मुझे बायो भी करनी है, और फिर रिवीजन रह गया। यस सर। तो जैसे तुम्हारा फरवरी में ये पार्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया था, उसके बाद फिर तुमने अपना स्ट्रेटेजी क्या रखा था एग्जाम के पहले, नीट के पहले? सर फरवरी में जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ, देन आई फोकस ओनली ऑन रिवीजन। मैं फिजिक्स के मॉड्यूल में सर मैंने थोड़े क्वेश्चन मार्क कर रखे थे, जैसे हर चैप्टर से 200 to 250 क्वेश्चन होते हैं पर चैप्टर मॉड्यूल्स के हम्म। अंदर। तो उसमें से हम्म। सिलेक्टेड 10 to 15 क्वेश्चन मैंने पर चैप्टर मार्क कर रखे थे। तो मैं हम्म। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। देन अगर मेरे को उन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता था तो मैं नोट्स रिवाइज करता था, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड नोट्स करके मैंने रिवीजन Yes. करी थी अपनी। एंड देन व्हेन आवर फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्टेड, देन ओनली फोकसिंग ऑन फुल सिलेबस टेस्ट, आई मेड माय एरर नोटबुक। मैंने अपनी एरर नोटबुक से जो क्वेश्चन मेरे इस टेस्ट में गलत हुए, मैं कोशिश करता था अगले टेस्ट में ना हो उस वो हम्म। क्वेश्चन रिपीट हमारे गलत। तो इसी तरीके से मैंने बस अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखा था। मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह ऐसा कोई बनाए नहीं थे। मैंने बायो के अंदर क्या किया था कि जैसे बायो के अंदर हर चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं। तो उन हम्म। सब टॉपिक का एक क्वेश्चन बनाया था, जैसे एनिमल किंगडम है, जो हम्म। बेसिक फंडामेंटल जो डिफरेंसेस होते हैं जैसे नोटोकॉर्ड वगैरह इन सब का, तो उसमें लिख रहा था व्हाट इज नोटोकॉर्ड। अब जो हम्म। उस सब टॉपिक के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे, मैं उनको एक्टिव रिकॉल करता था। एक बार क्वेश्चन रिमाइंड करता कि व्हाट इज नोटोकॉर्ड, फिर एक्टिव रिकॉल किया। अगर सारा सब टॉपिक रिवाइज हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो उस सब टॉपिक को वापस से एनसीईआरटी से रीड करो। इस तरीके ओके। से मैंने बायो को रिवाइज किया था। ओके। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स बस रिवीजन ओके, के मतलब टाइम तुमने पे। तुमने हेडिंग्स नोट कर रखे थे, हेडिंग्स के थ्रू तुम कोशिश करते थे कि तुम्हें सब कुछ जितना कंटेंट लिखा हुआ ध्यान आ जाए। अगर हाँ तुम्हें जी। याद नहीं आ रहा है तो फिर तुम एक बार उस टॉपिक को फिर से पढ़ते थे। यस सर। लेकिन तुमने सेलेक्टिवली छांट रखे थे कि जो तुम उसी टॉपिक को पढ़ते थे जिस टॉपिक में तुमको लगता था कि जरूरत है। सर हाँ। बायोलॉजी में ओनली वॉलेटाइल चैप्टर जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गई, और ये हम्म। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, इन सबको मैंने ज्यादा रिवाइज किया। अपने हम्म। एवोल्यूशन चैप्टर, इन सबको मैंने रिवाइज ज्यादा किया था रिवीजन के टाइम पे, हम्म। क्योंकि जो बाकी फिजियोलॉजी के चैप्टर थे वो तो सारे कंसेप्चुअल होते हैं, एक बार उनको पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो तो वो तो सॉल्व हो जाते हैं। तो तुमने लास्ट में, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि हरदम बायो के एफएसटीज दो, और लास्ट यस में तो सर। मैं कहता हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा एफएसटी दे सकते हो तो तुमने एफएसटी करने का स्ट्रेटेजी क्या रखा था? सर मेरे तो हमारा तो कोचिंग ने ही हमको शेड्यूल दे रखा था एफएसटी का, तो मैं तो बस कोचिंग के जो थर्ड में इससे पहले वाले थे उसमें तो सिर्फ कोचिंग के ही देता था मैं फुल सिलेबस टेस्ट, हाँ। क्योंकि और इतना टाइम भी नहीं बचता था कि मैं और कोचिंग के टेस्ट दूं, क्योंकि दे पाओ, हमारी सही कोचिंग बात। के भी फ्रीक्वेंटली होते थे, मतलब हर 2 to 3 डेज में एक हमारा फुल सिलेबस होता ही था। सही बात है। जैसे कई यस बार सर। क्या होता है ना, बच्चों की, जैसे जिन बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत वीक चल रहा होता है, जैसे मेरे को पता है कि एग्जाम के 3-4 महीने पहले किसी के बच्चे का स्कोर मान लो 400 नंबर आ रहा है, तो फिर यस मैं सर। उसको बोलता था कि यार तुम्हारा बायो पहले वीक है, पहले बायो स्ट्रॉन्ग करो। तो जितना ज्यादा यस ज्यादा सर। फोकस कर सकते हो बायो के एफएसटीज पे चले जाओ, कि यस एटलीस्ट सर। एक सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो, है ना? तो यस तुम्हें सर। और दूसरा रिसोर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम्हारा कोचिंग में ही इतना हो रहा था, और तुम यस तीनों सर। सब्जेक्ट के एफएसटीज दे रहे थे, है ना? मतलब तुम फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे थे। ओके। यस सर। ओके। एंड डेफिनेटली यार। और जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे जो हमारे ये होते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, इनसे अपने आप को बचा के रखने के लिए तुम क्या करते थे? सर मैं ऐसे इनसे बचता नहीं था। एक्चुअली क्या था कि जैसे मैं पूरे दिन 2 3 दिन से मैं रेगुलरली पढ़ रहा हूँ। सर हम्म। आफ्टर 2 3 डेज ऐसा हो जाता है कि एग्जॉस्टेड हाँ। फील करते हैं हम कि नहीं एग्जैक्टली, पढ़ हाँ। रहा। तो सर जब मेरे को ये लगता था कि अब नहीं हो रहा, मैं ले लेता था मोबाइल, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी हाँ। कि अपना मोबाइल थोड़ी देर स्क्रॉल कर लो। 2 to 3 आवर्स मैं अपना करता था। उसके बाद जब हाँ। मेरा माइंड फ्रेश हो जाता फिर मैं स्टडीज पे जाता था, क्योंकि अगर हम जितना बचेंगे ना कि डिस्ट्रैक्शन मत करो, डिस्ट्रैक्शन मत करो, उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमको फोर्स करती है कि हाँ हाँ। करो करो। तो मैं क्या, जब मेरा हो गया कि नहीं अब मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, तो मोबाइल उठा लो, कोई बात कोई दिक्कत नहीं है, बाहर घूम के आ जाओ। मेरे पेरेंट्स भी हर ऑल्टरनेट डेज पे या फिर थोड़े थोड़े टाइम के पीरियड में मेरे को मतलब घुमाने लेकर जाते रहते थे, तो उससे क्या था माइंड फ्रेश रहता था। तो डिस्ट्रैक्शंस की तो एज सच मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो मोबाइल तुम्हारे पास तुम रखते थे या तुमने दे रखा था, तुम मांगते थे फिर लेते थे किसी से? नहीं सर मेरे पास ही था, क्योंकि हमारी जो टीचर्स थे वो ऑनलाइन भी थोड़ा हमको मटेरियल सेंड करते थे, तो उसका तो यूज करना पड़ता था फोन का। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी। यूजली यूजली क्या होता है कि बच्चे या तो मोबाइल अपना जो है वो पेरेंट्स को दे देते हैं, जब जरूरत होती है तभी लेते हैं, या पेरेंट्स भी मोबाइल को यूज करते रहते हैं, कॉमन मोबाइल होता है, ताकि बच्चे में एक वो रहे कि भाई वो कुछ डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि यार देखो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इनवेरिएबली, यस है सर। ना? तो यस उस सर। चीज को कंट्रोल करना, थोड़ा सा सर अपने आप को एक लिमिट रखना। एक हाँ। हाँ जी, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। हमारे कोचिंग के अंदर हमारा 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था।
तो बीच हाँ में तो हमने क्या करा था, 2 to 3 जो लास्ट का मंथ है, जनवरी टू मार्च, इसमें हाँ हमने क्या किया था, हमने एक ऐप डाउनलोड करी थी स्टडी रूम करके। उसमें हाँ क्या था, हम सारे बच्चे ऑनलाइन रहते थे, तो घर जाने के बाद भी हम सारे बच्चे उसमें कनेक्ट रहते थे। फिर हमको एक हाँ दूसरे का स्टडी टाइम दिखता था कि ये बच्चा इतना पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा पढ़ है। रहा है। तो हाँ हाँ एक दूसरे से एक हेल्दी कंपटीशन बनता था कि भाई वो इतना पढ़ रहा हाँ है तो हम हाँ भी हाँ पढ़ें। तो हमने मतलब मोबाइल का गलत यूज नहीं करना, मोबाइल का भी यूज करो तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, पर उसको एक बेटर हाँ। वे में यूज करो जो प्रोडक्टिविटी तुम्हारी इंक्रीज हो। हम्म। तो हमने ऐसी वो ऐप हमने डाउनलोड करी थी, तो उससे हमारे को हेल्प हुई थी। एक्चुअली क्या होता है, जैसे तुम्हारा कोचिंग में रैंक अच्छा आ रहा था ऑलरेडी, है ना, और तुम्हारा फ्रेंड यस सर्कल भी सर। था जो लोग, यस तो सर। एक बार आपके ऊपर पॉजिटिव प्रेशर हो कहीं से, तो आपको होता है कि मुझे परफॉर्म करना है। यस सर। लेकिन एक बच्चा जिसकी रैंक पीछे आ रही है, उसको लगता है कोई मुझे देख नहीं रहा, यस सर। तो 2-4 घंटे बर्बाद भी कर दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो हाँ ऐसे जी। लोगों के साथ थोड़ा सा एडिक्टिव चीजें या इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने वाली प्रॉब्लम ज्यादा होती सर है ना। जैसे मेरी क्लास में एक लड़का था, मतलब नॉट वेरी मच इंटेलिजेंट। सर उसका क्या था कि उसके पेरेंट्स ने उसको फिर क्या दिया था, नोकिया का फोन दे रखा था, क्योंकि उनके पेरेंट्स को अच्छा। पता था कि हमारा बेटा वो एडिक्टेड है इन चीजों से, वो गेम बहुत ज्यादा खेलता था, तो उनके पेरेंट्स नहीं कर देता। तो हाँ पेरेंट्स का भी एक इन्फ्लुएंस रहता है कि बच्चे को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। अगर पेरेंट्स ही नहीं हाँ देंगे अपने बच्चों को स्मार्टफोन, तो ऑब्वियसली बच्चा नहीं जाएगा स्मार्टफोन्स की तरफ। तो सही इसके बात अंदर है। तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। हाँ 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 हाँ। हाँ नहीं। जी। ओके। डेफिनेटली, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जो आज के टाइम में बच्चों को बहुत फेस करनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली फिर मैं कहता हूँ, जिन बच्चों को लगता है कि इस सर हमारा टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, मैं कहता हूँ अनइंस्टॉल कर दो ऐप, मोबाइल ही अलग कर दो। यस सर। हाँ जी। बिकॉज वो हमारे पास, जब तक आप ग्रास रूट लेवल उसको काट के अलग ना कर दो, उस टाइम यस तक सर। तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है आदतें बदलने यस का, सर। है सर ना। हमको 1-2 इयर्स का ये स्ट्रगल होता है, उसके बाद हमारी लाइफ के इसके अंदर हमको आगे जाकर ना यस। स्ट्रगल करना पड़े, इससे अच्छा 1-2 इयर्स का स्ट्रगल करो, फिर हमारी आगे की लाइफ ज्यादा मच इजियर बन जाती है। एक्चुअली यही होता है, क्या होता है ना, कोई चीज आपको तभी तक अच्छी लगती है जब तक आपको लगता है कि उस काम को आप कर नहीं सकते, आप पे रिस्ट्रिक्शन यस है। सर। जैसे यस तुम सर। फ्री होते हो ना, जैसे आज तुम्हारे दिन फ्री चल रहे होंगे, तुमको इंस्टाग्राम चलाने का मन ही नहीं करता होगा, चलाते भी होगे बहुत कम, ठीक है, यस सर। क्योंकि वो चीज तभी तक फैसिनेटिंग लगती है जब तक आपको लगता है कि आप नहीं यूज कर सकते। जब आप फ्री हो जाते यस हो, आपको सर। लगता है कभी भी कर सकते हो, आप नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपके पास 10 काम और होंगे, आपका दिमाग और 10 जगह हाँ। जाएगा। यस सर। यस सर। डेफिनेटली यार। सो आदित्य, तुम आने वाले एस्पिरेंट्स जो हैं उनको क्या कहना चाहोगे, क्या गलतियां तुमने करी जो तुम कहना चाहोगे कि ये क्रिटिकल गलतियां तो कभी मत करना। एटलीस्ट कुछ ऐसी चीजें जो तुम कहना चाहो बच्चों के लिए। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिससे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, वो था रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से हमारे फायदे हैं कि हमको एक चीज को रिकॉल करने में एग्जाम के टाइम पे जितना ज्यादा टाइम रहेगा वो हमारे लिए लॉस है। अगर हमने मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रखी होगी अपने सारे चैप्टर्स की, तो हम विद इन मिनट विद इन सेकंड हमको रिकॉल लेगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम हम्म। के अंदर हम ब्लैंक नहीं हो जाएंगे, तो जितनी ज्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना टेस्ट सीरीज आप दोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। जो हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी गलती थी वो यही थी, मैंने रिवीजन कम करी थी, टेस्ट कम दिए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करी थी। जो मैंने इस अपने अटेम्प्ट के अंदर वो सब चीजें सुधारी, जिसकी वजह से मेरा आज सिलेक्शन हुआ। गुड। एंड डेफिनेटली यार आदित्य, देखो तुमको आगे आने वाले टाइम में ना, अभी जैसे अब तुम्हारा जो कॉलेज होगा, कॉलेज में तो यस सर। सारी चीजें देखो बायो है ना, यस सर। देयर इज नो फिजिक्स केमिस्ट्री। तो डेफिनेटली यस जो सर। तुमने नीट के प्रिपरेशन में किया था वही तुम्हें कॉलेज में भी करना है, कि तुम्हें एक लिमिटेड मटेरियल अपना छांटना है, जो यस क्वेश्चंस सर। तुम कर सको, और उन्हीं क्वेश्चंस को तुमको वॉलंटरली बार बार करना है, क्योंकि हमारा जो मेडिकल के सब्जेक्ट होते हैं बहुत वॉलेटाइल होते हैं। यस So सर। for first year also you will be doing the same thing like you did in biology, and there are no यस physics सर। and chemistry in college, and I hope कि तुमको दिल्ली का ही कॉलेज मिले, because यस सर। होप दिल्ली के सो। कॉलेज आर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, एंड डेफिनेटली यस उसमें सर। यहाँ से एमबीबीएस करने का तुम्हारा एक मजा अलग होगा, तुम्हारा घर भी यही है, तो यू विल ऑल्सो यस सर। वो एक तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। यस सर। और डेफिनेटली यार, कोई बच्चा तुमसे कांटेक्ट करना चाहे तो प्लीज तुम अपने डिटेल्स भी प्रोवाइड करना, आई विल पुट ओके इन सर। वीडियो, ताकि अगर कोई बच्चा तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहता है, तुमसे कोई सजेशन लेना चाहता है ना, सर तो आई वो एम तुमसे ले। थिंकिंग दैट आई वुड सून बी स्टार्टिंग माय यूट्यूब चैनल एज वेल। या आई वाज डेफिनेटली। थिंकिंग ऑल्सो। तो मैं आपको श्योर। उसका भी लिंक वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, अगर तुम स्टार्ट करते हो तो मुझे अपने चैनल का लिंक दे देना, वो चैनल का लिंक भी मैं डाल दूंगा। द थिंग इज ओके दैट सर। विथ टाइम यार मेडिकल फील्ड इज चेंजिंग, सो एवरी यस वन सर। शुड कम ऑनलाइन, है यस ना। सर। एटलीस्ट जो चीज हमने सीखी है, जो चीज हमको आती है, जो चीज हमारा कोर है, वो तो हम यस लोगों सर। को प्रोवाइड कर ही सकते हैं, है ना। यस सर। सो डेफिनेटली आदित्य, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, एंड मुझे ओके। बहुत सारी चीजें आज, मुझे पहली बार जो तुमने बोला 2 बार पेपर सॉल्व करने वाला चीज, वो मैं यस पहली सर। बार किसी बच्चे से सुन रहा हूँ कि तुम इतना टाइम मैनेज कर पाते थे, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग, यू हैव वर्कड रियली रियली हार्ड, थैंक यू एंड सर। इफ यू कुड हैव गॉटन बेटर रैंक,
Yes, अगर sir. तुम थोड़ा सा कोशिश करते कि नहीं मैं रिस्क ले लेता हूँ, बट यू Yes, sir. चोज टू गेट सिलेक्शन रेदर देन कि तुमने और ज्यादा रिस्क नहीं ली, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग. Yes, sir. सो डेफिनेटली बी इन टच विथ मी, कम मीट मी Okay, जब भी sir. तुम्हें टाइम मिले, मुझे आना तो मुझे बताना. यू हैव माई, Yes, आई sir. विल प्रोवाइड यू माई कॉन्टेक्ट नंबर ऑल्सो. एंड Okay, sir. है ना, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. इफ यू स्टार्ट Yes, योर sir. यूट्यूब चैनल, जस्ट सेंड मी, शेयर मी दैट लिंक ऑल्सो. एंड मैं तुम्हारा Okay, sir. टेलीग्राम आईडी भी शेयर कर दूंगा ताकि बच्चे जो तुमसे कॉन्टेक्ट करना चाहे वो कर सके, है ना. Yes, sir. Sir, ओके, it was very nice meeting you and talking with you. थैंक यू यार. ओके, हम सर वैसे आप और बात भी कर. जी जी बताओ. हाँ जी। सर मैं बस यही बोलना चाहूंगा, मेरे ड्रॉप ईयर में जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी वो ऐसी यूट्यूब चैनल थे जैसे आपका डॉक्टर सौरभ जैन हो गए और दो तीन हाँ यूट्यूब चैनल थे. तो सर इन ड्रॉप ईयर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है मोटिवेशन ही होती है. और मोटिवेशन हमको ऑनलाइन आप जैसे डॉक्टर्स, आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जिन्होंने ऐसे एग्जाम क्रैक कर रखे हैं उनसे मिलती है. तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन सर आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनको आगे बढ़ने की प्रोत्साहन देते हैं. तो थैंक यू सर हाँ, फॉर योर एफर्ट्स. थैंक यू यार. और हमको हमको पता नहीं होता कि हमारा पॉजिटिव किया हुआ काम किस इंसान की लाइफ चेंज कर रहा है यस ना. सर, लोग, एब्सोल्युटली. बहुत कम लोग होते हैं जो आके आपको एक्चुअली आगे आके बता के जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव काम करता रहना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई आपको देख रहा है यस सर. और आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है और आपसे इंस्पायर हो रहा है. सो यस सर. डेफिनेटली आई होप आदित्य तुम भी आगे चल के बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करोगे अपनी मेडिकल जर्नी से. और हमारा सबसे बड़ा, हम अगर किसी को इंस्पायर कर सकते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है कुछ बड़ा करके दिखा दो. यस सर. और वो आपका, वो लोगों के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है. अगर आपको नहीं कुछ करके दिखा दिया, लोग आपको देख के अपने आप इंस्पायर हो जाएंगे. सो यस आई सर. एम होपिंग कि जैसे तुमने इस बार कुछ धमाल किया है, तुम आने वाले टाइम में भी धमाल करोगे. एंड आई एम यस होपिंग कि सर. आज से 10 साल 15 साल बाद जब मैं देख रहा हूँ तो आदित्य कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन करके बैठा हुआ होगा, उसने जिसने थैंक यू कुछ सर. किया होगा और हमारे देश का नाम भी रोशन किया होगा. सो एब्सोल्युटली सर. है ना. सो आदित्य, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. एंड थैंक यू डेफिनेटली सर. अगर कुछ तुम नया करते हो, कुछ अच्छा करते हो तो शेयर करना हमारे साथ भी. एंड आई ओके विल बी सर. इन टच विथ यू. ओके, ओके थैंक्स सर. यार, थैंक्स फॉर योर टाइम. बाय बाय, गुड थैंक नाइट. यू. थैंक यू सर.